ओके जी। आज हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स पढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं पढ़ी क्योंकि जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ पूरा कोर्स है एक ऑब्वियस जिस पे काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हमने एटलीस्ट इतना पढ़ा बेसिक्स कि हमें हाउ नो हो गया कि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, अरेज क्या हैं, और बेसिक जावास्क्रिप्ट के जो डोम मैनिपुलेशन है बेसिक वो पढ़ लिया हमने। तो अब हम ES6 जावास्क्रिप्ट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के जो फीचर्स हैं कुछ वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम बेसिकली आज से रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, और रिएक्ट चूँकि ES6 उसमें यूज़ होती है, तो ES6 बेसिकली ECMAScript जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड है जिसको हम साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विद द React.js। React.js बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट ही की लाइब्रेरी है। इट इज़ डेवलप्ड बाय फेसबुक, वन ऑफ द डेवलपर्स ऑफ फेसबुक, और फेसबुक खुद रिएक्ट को यूज़ कर रहा है, और वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लाइब्रेरीज जावास्क्रिप्ट की एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइब्रेरीज में से एक है। ठीक है, सो विद दिस लिटिल इंट्रोडक्शन लेट्स स्ट्रेट अवे जंप इनटू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ React.js। तो आप जब भी ये करेंगे, रिएक्ट डेवलपमेंट करेंगे, तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को बार बार रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इनफैक्ट हम भी कोशिश करेंगे कि हम इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में जो स्टैंडर्ड्स मेंशन है या डिफाइन है या जो इन्होंने गाइडलाइन दी हुई है वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन कंसिडर की जाती है। ठीक है, सो ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। यू आर वेलकम एक्चुअली टू रीड द डॉक्स, और इसमें रिएक्ट के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी हैं। लेकिन इनफैक्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी हाउनो से। पहले एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करके फिर हम देखेंगे कि जब जब हमें ज़रूरत पड़ी हम वहाँ से इस डॉक्यूमेंटेशन के साथ करेंगे, की तरफ रेफ़र करेंगे। सो रिएक्ट की एप्लीकेशन के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने एज़ यूजुअल हम एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे। वो फोल्डर आप किसी भी अपने सिस्टम की ड्राइव में बना सकते हो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन द ई ड्राइव, और इसको मैं कह देता हूँ जी रिएक्ट। और चूँकि हमारा बैच जो है दैट इज़ समथिंग लाइक React 2 to 3। ठीक, ये मैंने फ़ोल्डर का नाम दिया, और इसको मैंने इसी फोल्डर में यानी ब्लैंक फोल्डर के अंदर मैंने एक इसे ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड कर लिया। अब सबसे पहला काम ये है कि रिएक्ट की एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी डिपेंडेंसीज चाहिए, यानी रिएक्ट ES6 में हम कोड लिखेंगे तो ES6 का कोड डायरेक्टली ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल नहीं होता जैसे प्लेन वनीला JS होता है। तो उसके लिए हमें बेसिकली Babel.js एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है उसकी ज़रूरत पड़ती है बिहाइंड द सीन, ताकि हम ES6 में जो भी कोड लिखें वो Babel कंपाइलर उसको वनीला JS में कन्वर्ट करता रहे। साथ में फिर हमें एक वेब पैक भी चाहिए। वेब पैक कहते हैं मॉड्यूल बंडलर को। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आगे चल के आपको क्लियर समझ आएंगी, लेकिन मैं ये सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि आपके जहन में होना चाहिए कि वेब पैक, Babel कंपाइलर, ये सारी चीज़ें हमें रिएक्ट की एप्लीकेशन के लिए कन्फिगर करना पड़ती हैं। तो एक बिगिनर के लिए ये सारा काम, इन सारे टूल्स की कन्फिगरेशन करना, इट्स नॉट एन ईजी वन। आई मीन इट्स कंपैरेटिवली अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर द बिगिनर्स। तो उसके लिए बेहतर ये जो रिएक्ट फेसबुक ने हमें एक टूल दिया हुआ है जिसको फेसबुक कहता है, टूल नहीं इनफैक्ट एक टेम्पलेट दिया हुआ है जिसको फेसबुक कहता है क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो आपको गिटहब का आइडिया है ना? ओके, ये हमें फेसबुक ने ऑफिशियली क्रिएट रिएक्ट ऐप का पैकेज दिया हुआ है। अगर आप गिटहब पे जाएं, गिटहब बेसिकली एक कोडिंग डेवलपर्स के लिए एक हब है जहाँ पे वो अपनी कोडिंग वगैरह शेयर करते हैं। एनीवेज, ये फेसबुक की ऑफिशियल रैपो है, और उसने हमें ये एक टेम्पलेट दिया हुआ है क्रिएट रिएक्ट ऐप का। इसको नॉर्मली हम बोलते हैं क्रॉ टेम्पलेट या क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ये सारे टूल्स जिनके मैंने नाम लिए इनकी कन्फिगरेशन की खुद ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप इस पैकेज को या इस टूल को इस्तेमाल करके आप अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग करके देगा, यानी बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर खुद ब खुद क्रिएट करके देगा आपको। एक बेसिक से रिएक्ट ऐप भी उसमें रन करके देगा। सो दैट्स वाई दिस क्रिएट रिएक्ट ऐप इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू बी यूज्ड। ठीक है, सो अब जब भी क्रिएट रिएक्ट ऐप को देखना हो या उसकी डॉक्यूमेंटेशन या फेसबुक की इम्प्लीमेंटेशन, तो आप सिंपली गिटहब पे आके github.com/facebook/create-react-app। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर कमांड को लेना है, ये जो उन्होंने दी हुई है सबसे पहले, और ये कुछ भी नहीं है, सिंपली npx create react app और आगे फोल्डर का नाम। लेट मी ग्रैब दिस कमांड
और अपने इस रिएक्ट के फोल्डर में आके, जो आपने फोल्डर ओपन किया है, यहाँ आके एक टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, और इस न्यू टर्मिनल में आप वो जो कमांड आपने कॉपी की है उसे यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो npx है ना, अब नॉर्मली ये कमांड रनर यूटिलिटी है जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करेंगे, या npx या npm। वैसे npm बेसिकली एक और टूल है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। एक टूल हमने अभी डिस्कस किया, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप। दूसरा हम एक वेबसाइट है npm, इसको हम कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर। बेसिकली रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और इसके साथ बहुत सारी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज हम और भी यूज़ करेंगे एक फुल फ्लैज एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो रिएक्ट चलती है नोड जेएस पे। ठीक है, तो आपको जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं रिएक्ट के इंस्टॉलेशन के लिए, वो इनफैक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप से पहले भी, क्रिएट रिएक्ट ऐप से भी पहले आपको नोड चाहिए। ठीक, नोड जेएस। तो मैंने 3 टूल्स का जिक्र कर रहा हूं, मैं आपको इकट्ठा यहां पे चले बता भी देता हूं, और इनको मैं सीक्वेंस में कर देता हूं। सबसे पहले ES6 एंड बियॉन्ड। ES6 बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड है। इससे पहले यानी ये 2009 में ES5 एक स्टैंडर्ड आया था, उससे पहले जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखने का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। हर बंदा जिसके दिल में जैसे चाहे वो उसका डेफिनेटली वो लिखता था कोड और एप्लीकेशन उससे बनाता था जावास्क्रिप्ट। तो 2009 में पहली दफ़ा जावास्क्रिप्ट के एक स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस कराया गया, और उस स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि उसमें कुछ चीज़ों को डिफाइन कर दिया गया, ये चीज़ें इस तरह होंगी, ये चीज़ें इस तरह होंगी। तो वो एक सॉर्ट ऑफ उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया जी कि इस तरह आप लिखेंगे एप्लीकेशन तो ये एक रिकमेंडेड वे होगा। तो जावा यानी प्लेन वलीना जेएस को लेके उन्होंने उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए, कुछ नए फंक्शंस ऐड किए, कुछ नई लूप्स ऐड की, कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फंक्शनैलिटीज़ ऐड की। तो उन फीचर्स को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तो उन सारे फीचर्स की कलेक्शन को उन्होंने नाम दे दिया कि ये ES5 है। जावास्क्रिप्ट ही है, कोई नई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ES5 एक स्टैंडर्ड है। फिर इसी तरह जो जो ज़ाहिर है इवॉल्व होती गई जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज, तो कुछ नए फीचर्स वो ऐड करते गए। 2015 में आके उन्होंने ES5 को एक अपडेट करके नया वर्जन लॉन्च कर दिया, विच इज़ ES6। उसके बाद फिर ES7, ES8, ES9 और अब इससे बियॉन्ड चल रही है बात। लेकिन हम जब बात करते हैं एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो हम ES6 एंड बियॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो ES6 जो जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड है, उसमें लिखा गया कोड हर ब्राउज़र अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो इसके लिए, और दूसरी बात, ES6 यानी जो ECMAScript 6 फीचर है, इसके आने से पहले या ES5 से पहले जावास्क्रिप्ट को समझा जाता था कि सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में ही चलती है, यानी ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये ब्राउज़र से बाहर एग्जीक्यूट नहीं होती। तो जब से ये नोड जेएस आया, ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जिस तरह अगर आप एक इसकी रफ सी एग्जांपल लें, तो आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, और वो एनवायरनमेंट आपका विंडोज़ है। ठीक है, इसी तरह जावास्क्रिप्ट की पहले ये लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र पे चलती थी। तो जब ये नोड जेएस आया तो इसने जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन को इस काबिल बनाया कि अब वो ब्राउज़र से आउटसाइड द ब्राउज़र भी चलती है। तो अब जिस सिस्टम में आप नोड इंस्टॉल करेंगे, उस सिस्टम में आप जावास्क्रिप्ट को बगैर ब्राउज़र के यानी आउटसाइड द ब्राउज़र भी एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहला टूल रिएक्ट, और यानी रिएक्ट के साथ काम करने के लिए जो सबसे पहला टूल चाहिए हमें, वो क्या चाहिए, नोड जेएस चाहिए। तो आपने सिंपली यहाँ क्या करना है, 16.16.16 यानी जो भी LTS होगा, LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये LTS वर्जन डाउनलोड करेंगे और इसका सेटअप इंस्टॉल करेंगे, जैसे हम नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और एक्जी पे डबल क्लिक करते हैं, नेक्स्ट 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 सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि इस पर क्लिक करना है, इसे डाउनलोड करना है और इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपने विंडो R की दबा के एक CMD यानी कमांड ओपन करनी है, चेक करने के लिए कि नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं चेक करता हूँ NODE नोड, और स्पेस दे के -V, तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको वर्जन दे देगा। अगर ये आपको एरर दे तो इसका मतलब नोड इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर आपको इस तरह नजर आ रहा है ना, वर्जन 16.14.2, तो इसका मतलब है मेरे पास नोड का ये वर्जन इंस्टॉल्ड है। जब आप करेंगे तो आप चूंकि लेटेस्ट करेंगे तो आपके पास क्या वर्जन आएगा, 16.16.0।
यहाँ तक क्लियर होगी। तो फर्स्ट स्टेप आपने नोड इंस्टॉल कर लिया, अब ये एक ही दफ़ा करना है आपको। दूसरा सेकंड स्टेप, आपने जितने भी, चूँकि मैंने कहा कि हम रिएक्ट की एप्लीकेशन में कोडिंग करते वक्त बहुत सारे पैकेजेस को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पैकेज क्या होता है या लाइब्रेरी क्या होती है? बहुत सारे डेवलपर्स ने कुछ कॉमन फंक्शनैलिटीज़ को लिख कर एक लाइब्रेरी की फॉर्म में अवेलेबल कर दिए, यानी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ पहले से लेकर एक लाइब्रेरी की फॉर्म में अवेलेबल है। वो लाइब्रेरी या वो पैकेज जितने भी लोग लिखते हैं वो सारे के सारे npm एक रिपोजिटरी है, एक सेंट्रल लोकेशन है, एक सेंट्रल प्लेस है, यहाँ पे सबमिट करते हैं। और बाकी दुनिया के दूसरे हिस्सों में जितने भी डेवलपर्स को अगर कोई फंक्शनैलिटी या किसी लाइब्रेरी की हेल्प चाहिए तो वो यहाँ से वो लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे सिंपली क्रिएट रिएक्ट ऐप इसको मैं क्लिक करूँ तो ये वो लाइब्रेरी है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी फेसबुक के, तो वो लाइब्रेरी यहाँ भी मौजूद है, यानी क्रॉ टेम्पलेट क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये बेसिकली हमने जो ऑलरेडी टूल यूज़ करना है वो, तो सबसे पहले मैंने तो ये इंस्टॉल नहीं किया, मैंने तो डायरेक्ट ये किया npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये कमांड चलाने से पहले आपके सिस्टम में क्रिएट रिएक्ट ऐप का टेम्पलेट इंस्टॉल्ड होना चाहिए। पहला स्टेप ये दूसरा स्टेप, पहला स्टेप नोड इंस्टॉलेशन, दूसरा स्टेप आपके सिस्टम में क्रिएट रिएक्ट ऐप का पैकेज होना चाहिए। तो npm रिपोजिटरी से या npm की जो रजिस्ट्री है यहाँ से कोई भी चीज़ डाउनलोड करने के लिए आपको ये राइट साइड पे कमांड देता है, जैसे ये दे रहा है npm इंस्टॉल आई फॉर इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे, यानी कॉपी करें और इसको रिमूव करके यहाँ ये कमांड पेस्ट करें। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो सेकंड स्टेप आपने, जब आप ये कर लेते हैं इंस्टॉल तो नहीं खुद ही नहीं, मैं इंटर करूँगा तब, अभी ये वेट कर रहा है जब मैं इंटर करूँगा। अब मैंने सबसे पहले वो आपको ये इंस्टॉल करनी है, क्योंकि मैं इस सिस्टम पे पहले बहुत सारी एप्लीकेशंस बना चुका हूँ तो मुझे ये दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत, ये वन टाइम इंस्टॉल करना है ये पैकेज या ये लाइब्रेरी, ठीक है। अब मैं उसके बाद ये कमांड रन करूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसके इंस्टॉल होने के बाद। अच्छा, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप ये कमांड पहले से हमें प्रोवाइड कर दी गई है। मैं यहाँ पे जो इसने लिखा ना माई ऐप, ये आपकी एप्लीकेशन का नाम है, आप जिस नाम से एप्लीकेशन बनाना चाहते हो वही नाम इसको दे दो। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी फोल्डर को नाम दिया हुआ है रिएक्ट 2 to 3, तो मैं नया फोल्डर, यानी अगर मैं ये बनाऊंगा तो इस फोल्डर के अंदर ये माई ऐप का नाम का नया फोल्डर बनाएगा। तो मैं चाहता हूँ नया फोल्डर ना बनाए, बस इसी फोल्डर में मुझे एप्लीकेशन क्रिएट करके देते तो मैं डॉट दे दूंगा, तो डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर। तो अब ये क्या करेगा, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और डॉट, वो इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके एक बेसिक प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग कर देगा। स्कैफोल्डिंग में कह रहा हूँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को कह रहा हूँ, जैसे हम वो बनाते होते थे ना कि रूट फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक एसेट्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक जेएस का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक सीएसएस का, हम खुद करते होते थे। ये कमांड हमें वो सारा फोल्डर स्ट्रक्चर खुद ब खुद बना के देगी। अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर एक और फोल्डर बने या सी या डी ड्राइव में जाके बनाए तो फिर आपको ऑब्वियसली उस पूरा पाथ देना पड़ेगा। लेकिन मैं ऑलरेडी ई ड्राइव में मूव करके रिएक्ट का फोल्डर मैनुअली क्रिएट करके उसके अंदर आ चुका हूं। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट करंट फोल्डर में। अब अगर आपने इससे पहले ये एप्लीकेशन, ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की और डायरेक्ट ये कमांड रन की है तो वो आपको एक वार्निंग देगा कि डू यू वांट टू इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। यानी अगर आपने वो इंस्टॉल नहीं भी की, आपने डायरेक्ट ये कमांड रन कर दी तो ये कमांड पहले उसको इंस्टॉल करेगी फिर ये इंस्टॉल होगी। तो आप डायरेक्ट यही दे दें, ये खुद आपसे वार्निंग पूछेगी, आप कहें यस तो वो खुद ही दोनों को इंस्टॉल कर देगी बजाय को, ठीक। तो मैं एंटर करूंगा तो मुझसे ये वार्निंग नहीं पूछेगा क्योंकि मैंने वो पहले से इंस्टॉल की हुई है। तो मैं अब सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अब मैंने एंटर प्रेस किया, इट विल टेक नॉर्मली एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, npx का मतलब ये है कि सिंपली ये npm ही है। x जब हम लगाएंगे ना, तो जब हम npm लगाते हैं ना तो नॉर्मली ये श्योरिटी नहीं होती कि इस लाइब्रेरी का लेटेस्ट पैकेज डाउनलोड करेगा। तो npx एक कमांड रनर यूटिलिटी है जो कि सिंपली लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करता है। वैसे आप npm भी करेंगे इट वुड स्टिल वर्क। तो npx का मतलब ये लेटेस्ट वर्जन इस लाइब्रेरी का डाउनलोड करेगा। सो नाउ इट हैज स्टार्टेड
इसने एक फाइल बना दी है, जो ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा इट टेक्स हार्डली लेस देन अ मिनट। तो यहाँ पे पूरी प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग कर देगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब पूरे प्रोजेक्ट का बेसिक जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, फोल्डर हायरार्की है, वो खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। सो जितनी देर में ये इंस्टॉल होता है मैं रिवाइज कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, आपने अपने सिस्टम में Node.js इंस्टॉल करना है। उसकी वजह कि आप रिएक्ट की एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको नोड का इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक। सो Node.js बीइंग यूज्ड एज एन एनवायरनमेंट। स्टेप नंबर 2, आपको क्या चाहिए, एक क्रिएट रिएक्ट ऐप की टेम्पलेट जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक। और अगर नहीं भी इंस्टॉल करेंगे, तीसरे स्टेप पे डायरेक्ट मूव कर जाएंगे तो ये पहले दूसरे को खुद ब खुद इंस्टॉल करें। ये अपने इसी लोकल फोल्डर में ही रहेगा। विजुअल स्टूडियो अभी देखा ना, विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, वो जो रिएक्ट 2 to 3 का फोल्डर है ना, इसमें अभी से क्रिएट होने दें, मैं दिखाता हूँ कहाँ से, ठीक। तो स्टेप नंबर 2 आपने क्रॉ टेम्पलेट यानी क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट इंस्टॉल करना है। और स्टेप नंबर 3 आपने सिंपल कमांड दे देनी है क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे डॉट, और अगर फोल्डर बनाना चाहते हैं उस नाम से तो आगे उस फोल्डर का नाम दे देंगे। तो ये 3 स्टेप्स में आपको ये काम कर देगा। अब ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो इट शुड टेक नॉट मोर देन 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स, अदरवाइज 1 मिनट या 1.5 मिनट लेगा। तो ये सारा का सारा जो है इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। सो नाउ हमारी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको खुद ही बता रहा है कि वी सजेस्ट दैट यू बिगिन विद द टाइपिंग cd, यानी इस फोल्डर में मूव करें। हम ऑलरेडी इस फोल्डर में है तो हमें cd की ज़रूरत नहीं है। और साथ में कह रहा है कि आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो आप क्या लिखें, npm स्टार्ट। ये वो प्रोजेक्ट्स का फोल्डिंग है जो उसने खुद ब खुद बना दी है, और यही फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसको हम थ्रू आउट फॉलो करेंगे और इसी के आगे से हम काम स्टार्ट करेंगे। सो हाँ, उससे नीचे लिखा हुआ हैप्पी हैकिंग। इसका मतलब ये है कि npm स्टार्ट करके आगे जो हैकिंग करनी है वो आप खुद करें, यानी मेरा इतना ही काम था बस। तो आगे जो फनकारियाँ करनी है वो खुद ही करें और वो हम हैकिंग करेंगे। एनीवे अब थोड़ी देर ठहर जाए ना, मैं स्टार्ट कर लूँ। आपको पहले ही फिक्र पड़ गई, सारी बातें हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो मैंने कमांड दी npm स्टार्ट। सो लेट्स मूव अहेड। ये मेरी इस रिएक्ट की एप्लीकेशन को स्टार्ट करके ब्राउज़र में शो कर देगा, ठीक है। ये लोकल सर्वर पे हमारे इस एप्लीकेशन को चलाता है। तो ये स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ये सारी कन्फिगरेशंस की मैं बात कर रहा था कि ये सर्वर की कन्फिगरेशंस, बैकएंड पे बिबल की कन्फिगरेशन, वेब पैक की कन्फिगरेशन, ये हमें नहीं करनी पड़ती अगर हम ये क्रिएट रिएक्ट ऐप का पैकेज यूज़ करते हैं तो, ठीक है। एंड देयर हिज गोज, हमारी जो पहली बेसिक रिएक्ट की एप्लीकेशन थी वो बन गई है, वो स्टार्ट भी हो गई है। और अब हम जब भी चेंज करेंगे, अब ये खुद बता रहा है कि आप एडिट करें सोर्स के फोल्डर के अंदर app.js है और उसको सेव करें, ये रीलोड होके वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो हमने कहाँ जाना है, सोर्स के फोल्डर में app.js में। सो लेट्स सी कि हमारे पास सोर्स का फोल्डर बना, यस बन गया। सो मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ और इसके अंदर मेरे पास ये कुछ फाइलें हैं 5-6। इन सारी फाइलों के साथ हमने काम नहीं करना, बल्कि अभी हम अनवांटेड या अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं जो स्पेशली हमें नहीं चाहिए। वैसे तो अननेसेसरी नहीं है, फिलहाल हमें नहीं चाहिए। हमें ढूंढना है app.js, और इस app.js में अगर आप क्लिक करें तो आपको ये कुछ जावास्क्रिप्ट और कुछ HTML का मिला जुला, कुछ मिली जुली शक्ल मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे, वो कह रहा था जी, ये देखें ये चीज़ आ रही है एडिट सोर्स ऐप जो हमें ब्राउज़र पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको हटा के ये लिख दूँ हेलो टेस्ट एप्लीकेशन, कंट्रोल एस से सेव करूं, वापस आऊँ ब्राउज़र में, तो ये मुझे लिखा नज़र आ रहा है हेलो टेस्ट एप्लीकेशन, ठीक। और अगर मैं यहाँ, जी जी बिल्कुल वही सारे HTML के कॉन्सेप्ट्स हैं, व्यू पोर्ट, और क्या ब्राउज़र है ना, तो आई वांट टू लर्न। बताने ना स्टेप बाय स्टेप। मैं आपके सवालों की कदर करता हूँ कि वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन जी बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ ना, ये देखें ना। ये अब हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा, आप बेसब्रे हो रहे हैं तो ये ले, सारा कुछ डिलीट कर दिया, ये ले।
मतलब इसका ये कि ये जो स्टाइल आ रहे थे ना, ये इन क्लासेस से आ रहे थे, क्लास नेम, ऐप हेडर, हेडर। तो मैंने जब ये सारी क्लासेस ही उड़ा दी तो ये उड़ गया, और मैंने ये क्लास भी हटा दी, उड़ गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। और अब मैं अगर H1 में हेलो लिखूंगा तो नो स्टाइल्स, बिल्कुल सादा सा हेलो जैसे नॉर्मली HTML में आता है ये, ठीक। लेकिन ऑब्वियसली मुझे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बतानी है, तो ये चीज़ें पहले आप इतनी सारी देख के डर जाएंगे, तो मुझे पहले उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने दें, फिर मैं आपको पूरा का पूरा फ्लो बता के भेजूंगा आपको, ताकि टेंशन ना हो। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे ना हम जो फाइल्स हमें नहीं चाहिए वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमें ये सेटअप की फाइल, सेटअप टेस्ट की फाइल नहीं चाहिए, लेट मी डिलीट दैट। हम ज़रा इसको नीट करते हैं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, लेट मी डिलीट दैट। मुझे ये लोगो भी नहीं चाहिए, लेट मी डिलीट दैट टू। मुझे ये ऐप डॉट टेस्ट भी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर दें। मुझे ये app.css भी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर दें। और ये अगर आप वो देख रहे थे ना, आपको जो स्टाइल नज़र आ रहे थे इम्प्लीमेंट हुए, वो यहाँ से आ रहे थे, ठीक है। सो आई डोंट नीड दिस, बिकॉज मैं अपनी CSS लिख लूँगा जब मुझे चाहिए होगी, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे सोर्स के फोल्डर में सिर्फ 3 फाइल्स रह गई हैं, app.js, index.css और index.js। इन तीनों को आपने नहीं छेड़ना, बाकी सारों को आपने डिलीट कर दिया। अब जिन फाइलों को आपने डिलीट किया है वो फाइलें कहीं ना कहीं यूज़ हो रही थी, तो मैंने फाइलों को डिलीट कर दिया, तो जहाँ जहाँ वो यूज़ हो रही थी उसकी वजह से ये एरर आ गई। अब इन एरर्स को अगर आप पढ़ें तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा सबसे पहले कि app.js की लाइन नंबर 1 में लोगो इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। तो मैं app.js की लाइन नंबर 1 में जाऊँ तो वो कह रहा है इम्पोर्ट लोगो, तो लोगो तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो इसको भी आप उठा के यहाँ से डिलीट कर दें, पहला एरर खत्म हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि सोर्स के फोल्डर में index.js में लाइन नंबर 8 पे मॉड्यूल नॉट फाउंड, और कौन सा मॉड्यूल कह रहा है जी, रिपोर्ट वेब वाइटल्स। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ से डिलीट कर दिए, तो कह रहा है वहाँ यूज़ हो रहा है, तो आप उसको भी जाकर डिलीट कर दो। मैं कहाँ जाऊँगा, index.js की लाइन नंबर 8 में, तो index.js और इसकी लाइन नंबर 8, पता नहीं इसको लाइन नंबर 8 क्यों कह रहा है, बहरहाल ये वो चीज़ है रिपोर्ट वेब वाइटल्स। ये फाइल इंपोर्ट या इंक्लूड हो रही है, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया, लिहाजा मैं इसको भी यहाँ से इसको भी यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब ये मुझे यहाँ पे एरर देगा कि वो जो फंक्शन इंपोर्ट हो रहा था ना, वो यहाँ कॉल भी हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये 1 टाइम सेटअप करना है आपने, जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए मैं बड़ा तसल्ली से सुकून से आपको समझा रहा हूँ कि क्या करना है, कहाँ करना है। अब अगर मैं इधर जाऊँ तो मुझे कह रहा है जी कांट रिजॉल्व। अच्छा, ये तो मैंने अब ठीक कर दिया, तो इसको एरर को नहीं आना चाहिए, बहरहाल लेट मी रिफ्रेश इट। अब देखें उधर वो फाइलों की वजह से यहाँ भी एरर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है जी कि सोर्स में app.js की लाइन नंबर 4 में कांट रिजॉल्व app.css, तो मैंने app.css क्या कर दी, डिलीट कर दी। यूज़ कहाँ हो रही है, ये खुद बता रहा है कि सोर्स के फोल्डर में app.js में, तो सोर्स के फोल्डर के अंदर app.js में ये app.css यूज़ हुई है, ठीक। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो मैं इसको यहाँ से भी उड़ा देता हूँ। अब और कहाँ कहाँ रह गया, लेट्स कम बैक हियर, और यहाँ पे ये सक्सेसफुली चल गया। और अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ से सारे एरर क्लियर होकर वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली, ठीक। चलने ही नहीं देगा आपको, ये HTML नहीं है ना, ठीक है। जब तक ये साथ साथ वेब पैक चलता है सैस की तरह, जैसे सैस वॉचर होता है ना, वैसे ये साथ साथ वेब पैक आपकी सारी फाइलों को वॉच कर रहा होता है। कहीं भी कोई मसला आता है तो ये वेब पैक वहीं रोक देता है आपको कि पहले वो फिक्स करें फिर आगे चलें। अभी आपने देखा नहीं था कि यहाँ पे वो ब्लैक स्क्रीन ब्रेक ओवरले आ गया और उसमें एरर आ रहा था, तो ये उसी वेब पैक की वजह से था। एनीवेज, सो ये आपकी सारी की सारी फाइल्स आपने डिलीट कर दी अननेसेसरी। अब आप इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें और इसको भी बंद कर दें। आपने एक बेसिक रिएक्ट की ऐप बना ली और आपने उसे हेलो मैसेज। अच्छा, जो सबसे पहली फाइल है जिसमें हम चेंज करेंगे वो सोर्स के अंदर app.js है, ठीक।
अब जो कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं ना, इसको जरा गौर से सुनना है। जो रिएक्ट है ना, बेसिकली ये कंपोनेंट बेस्ड लैंग्वेज है। आपको ये पता है कि ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, बिल्कुल सादा सा फंक्शन। मैंने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखते वक्त ये कहा था कि फंक्शन का नेम शुड स्टार्ट विद द लोअर केस। तो अब रिएक्ट वालों ने क्या किया हुआ, फंक्शन का नेम कैपिटल केस। ठीक, इसकी एक रीजन है, मैं बताऊंगा। लेकिन इस फंक्शन के अंदर हमने कहा था कि हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में कुछ रिटर्न कर सकते हैं, और वो क्या होता था, कोई भी वेरिएबल होता था, उसकी कैलकुलेटेड रिजल्ट हम रिटर्न करते थे, या वही वेरिएबल रिटर्न करते थे, या वही HTML एलिमेंट रिटर्न करते थे, कुछ भी रिटर्न करते थे। रिएक्ट में हम यहाँ पे पूरी की पूरी HTML का कोई एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं, लाइक दिस। अब ये बात बड़े गौर से सुननी है, क्योंकि रिएक्ट में हर फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, HTML रिटर्न करेगा। ठीक, और ये HTML भी नहीं है, ये है XML। तो हम अब से ऑनवर्ड रिएक्ट में किसकी बात करेंगे, XML। तो XML क्या है, बेसिकली HTML की बहन समझ ले, मतलब HTML की ही तरह टैग बेस्ड लैंग्वेज है। लेकिन XML के फीचर्स क्या हैं? XML है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, HTML है ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML में कभी भी आप यूजर डिफाइंड टैग नहीं बना सकते, जितने भी टैग्स हैं वो बिल्ट इन है। कभी ऐसा हुआ है कि आप जाजिब नाम का टैग बना लें, या आप यासिर नाम का टैग बना लें, वही टैग अलाउ हैं जो पहले से प्री रिटन है, यानी पी के पैराग्राफ के लिए पी का टैग। ऐसा है कि आप पी की जगह पैरा को टैग दे दें, खुद अपना टैग बना लें, नहीं। XML में पहला पॉइंट ये है कि यू कैन हैव यूजर डिफाइंड टैग्स। इसका मतलब यह है कि आपका जो दिल करे उस नाम का टैग बना ले, चलेगा। आप जब HTML लिखते हैं, तो जब आपने एंकर टैग लिखा, तो ये क्या है, टैग के साथ जो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, ये क्या होता है? बड़ी बात है, पढ़ के बता दिया आपने, href है। अच्छा, जब हम टैग इसके साथ कुछ भी लिखते हैं, जैसे इमेज के साथ सोर्स लिखते हैं, एंकर के साथ href लिखते हैं, यहाँ पे हम क्लास भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, क्या हो गया, ये प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसी तरह हम आईडी लिख सकते हैं, इसी तरह हम स्टाइल लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। क्या आप यहां पे कोई अपनी मर्जी की कस्टम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, HTML में रिस्ट्रिक्शन है। तो आप XML में कैन हैव कस्टम प्रॉपर्टीज, और नॉर्मली इनको हम क्या कहते हैं रिएक्ट की जुबान में, प्रॉप्स। यानी जब टैग भी हमारी अपनी मर्जी का कस्टम हो सकता है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी हमारी मर्जी के कस्टम हो सकते हैं। अच्छा, अगर कभी HTML में कोई भी अनपेयर टैग हो, तो HTML उसे माइंड नहीं करता, चला देता है। ऐसे लिखें तो HTML में चल जाता है। XML में ये बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शन है कि all the XML tags must have their associated closing tag, या सेल्फ क्लोजिंग हो, लेकिन टैग क्लोज लाजमी हो। एग्जैक्टली, कि ये टैग क्या करेगा। ठीक, सो ये जो रूल्स है ना, ये इंप्लीमेंट होंगे जो भी हम HTML यहां पे लिखेंगे। तो
आपने सिंपल जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, तो उसमें हमारे पास एक फीचर था कि हम HTML के सारे एलिमेंट्स खुद क्रिएट कर सकते थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1। तो रिएक्ट ने क्या किया, इस काम को उल्टा पकड़ा, उसने कहा जी यहाँ जावास्क्रिप्ट की इतनी खपत करने से बेहतर है कि आप फंक्शन लिखें, फंक्शन में सीधी सीधी HTML लिख दें। अच्छा, फंक्शन के अंदर HTML लिख रहा हूं ना बस, इसमें केड़ी समझने वाली बात है कि रिएक्ट ये कहता है कि आप फंक्शन के अंदर डायरेक्ट HTML लिख दें। जावास्क्रिप्ट में आप ऐसा नहीं कर सकते, करते भी थे तो वो सिंगल कोट्स लिखते थे, बड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता था। ठीक, तो अब जो भी फंक्शन, रिपीट, जो भी फंक्शन, अच्छा नॉर्मली ये बात सुने, ये सारे के सारे HTML नहीं है, अब हम इसको क्या कहेंगे, XML कहेंगे। क्या कहेंगे, तो जब भी कोई भी फंक्शन XML रिटर्न करे तो उसे हम सिर्फ फंक्शन नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे फंक्शनल कंपोनेंट। आई रिपीट, जब भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन XML रिटर्न करे तो उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट, यानी वो कंपोनेंट होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर होगी ये बात। अब आप यहां चाहें तो आप पूरी की पूरी वो कहानी लिख सकते हैं, लाइक डिव लिख सकते हैं, इस डिव के अंदर फिर आप H1 लिख सकते हैं, उसके बाद आप P लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे रेंडर मिलेगा। एक आखिरी लाइन मैंने यहाँ से काट दी है, वो डिफॉल्ट होती है, दैट्स व्हाई एरर दे रहा है। सो नाउ हेलो H1 और पैराग्राफ यहाँ पे रेंडर हो रहा है HTML। तो ये बात समझ आ गई है कि कोई भी फंक्शन जब XML रिटर्न करे, अच्छा आप कहेंगे सर ये तो HTML है, ये तो XML है ही नहीं। ठीक, तो देखिए HTML में अगर हम गलती से कोई क्लोजिंग टैग भूल जाएं तो HTML माइंड नहीं करता। ये कह रहा है भाईजान नहीं, क्लोजिंग टैग मस्ट है। तो ये रूल कौन इन्फोर्स कर रहा है, HTML होती तो एरर ना देता, वो आउटपुट भी दे देता, ब्राउजर पे डिस्प्ले भी हो जाता, सब कुछ ओके हो जाता। अगर मैं आप यहां जाऊंगा तो ये क्या कह रहा है, इतनी लंबी कहानियां उसने लिखी हैं। तो ये क्यों लिखी हैं, क्योंकि ये XML है, HTML होता तो ये इस तरह का एरर ना देता। अब पैराग्राफ में मैं क्लोजिंग टैग अगर मिस कर दूं HTML में, जाके देख लीजिएगा आजमा के, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन यहां पे ये माइंड करेगा। वो कहेगा नहीं भाईजान, एवरी टैग मस्ट हैव क्लोजिंग टैग एसोसिएटेड विद इट, ओनली देन आई वुड रेंडर। तो ये कौन सा रूल है, पहला तो मैंने डिफाइन, सॉरी पहला नहीं, तीसरा पॉइंट मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि ऑल द टैग्स मस्ट हैव द क्लोजिंग टैग्स विद इट। तो पहले दो अभी मैंने कस्टम टैग नहीं बनाया, नहीं कस्टम प्रॉप बनाई है, वो आगे चल के बनाऊंगा तो बताऊंगा। तो पहली चीज ये है कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन दैट रिटर्न्स हम XML, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक, अब ये आखिरी लाइन पे आ जाए। ये तो सिंपल आपने देखा ना, बिल्कुल सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और उसके अंदर मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, HTML रिटर्न कर रहा हूँ, ये XML रिटर्न कर रहा हूँ। अब ये जो लाइन है ना, ये क्यों है, सपोज मैं इस फंक्शन को, आपको पता है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एक दफा डिफाइन करके कहीं भी जाके कॉल कर सकते हैं और उसे रीयूज कर सकते हैं, बार बार भी कॉल कर सकते हैं। तो अब मैंने ये एक फंक्शनल कंपोनेंट लिखा, मैं ये चाहता हूं कि इसको किसी दूसरी फाइल में जाके यूज करूं, तो ये तब तक यूज नहीं हो सकता किसी दूसरी फाइल में जाके जब तक आप इसको यहां से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट, ये दोनों कीवर्ड्स हैं, और जिस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना होता है उस फंक्शन का नाम लिख दें। तो इस लाइन का मतलब सिर्फ ये है कि ये फंक्शन इस फाइल के बाहर से भी कॉल हो सकता है। ये फंक्शन इस फाइल के बाहर से भी कॉल हो सकता है, बिल्कुल। जिस फंक्शन को आप एक्सपोर्ट करना चाहें या किसी दूसरी जगह पे यूज करना चाहें, उसको पहले आप एक्सपोर्ट करेंगे। अब फिर जहां इसको यूज करेंगे वहां पहले इंपोर्ट करेंगे। अब मैंने इसको अवेलेबल कर दिया, एक्सपोज कर दिया कि दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड एनीवेयर, बट जहां यूज करेंगे वहां पहले इंपोर्ट करेंगे। यार वो फलां जगह से इंपोर्ट हो रहा है, इसको पहले एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको पहले इंपोर्ट करो और फिर यूज करो। अच्छा, फंक्शन का नाम कैपिटल क्यों है,
ये फर्क है सिंपल फंक्शन में और फंक्शनल कंपोनेंट में। तो नॉर्मली कन्वेंशनली आप लोअर केस करेंगे चलेगा, लेकिन कन्वेंशनली नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंशिएट करने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल देंगे। क्लियर हो गया? अब ये तो वो कंपोनेंट था जो पहले से डिफाइंड था। रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन कन्वेंशन है। मुझसे एक स्टूडेंट ने इस बारे में सवाल पूछा, मैं जरा ऑफलाइन होकर उसका जवाब देता हूं। दैट्स वाई कि हम इसको कैपिटल में ही रखेंगे। अब ये तो वो फंक्शन था जो बिल्ट इन था, हमने नहीं बनाया। ऐप का फंक्शन पहले से बनाया। अब हम अपना फंक्शन अगर बनाएं, अपना फंक्शन नहीं बनाएं, अपना कंपोनेंट बनाएं, तो कैसे बनाएंगे? लेट्स हैव अ लुक। वही कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको कह देता हूं जी टेस्ट। अब मुझे आप ये नहीं पूछेंगे इसका नाम कैपिटल क्यों रखा है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द कंपोनेंट। और कंपोनेंट की निशानी क्या है? इट ऑलवेज रिटर्न्स सम JSX, नॉट HTML। हाँ XML, इट वुड ऑलवेज रिटर्न XML। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? लेट्स सी, मैं इसको कह देता हूँ जी, इसको भी कह देता हूँ लाइक ये एक div रिटर्न करेगा और इस div के अंदर मैं लिखूंगा h1 और इस वन में लिखूंगा दिस is a test component। मेरा जो पहला पॉइंट था ना XML का, कि XML कैन हैव यूजर डिफाइंड टैग्स, तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, बल्कि उसका जवाब भी खुद ही दिया था कि जब हम कस्टम टैग बनाएंगे तो उसे कहीं डिफाइन भी करेंगे। तो ये हमारा कस्टम टैग है। अब इसको अगर फंक्शन को कॉल करने का तरीका वो नहीं है जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है, क्योंकि ये कंपोनेंट है, ये फंक्शन नहीं है। इसको कॉल करने का क्या तरीका है? जहां भी कॉल करना है इसको, आप सिंपल इसको क्या करें? टैग की नोटेशन में लिखें। दैट्स इट। मैंने कहा मस्ट हैव क्लोजिंग टैग और सेल्फ क्लोजिंग। यू कैन हैव दिस लाइक ठीक। तो लफ्ज और भी ब्रैकेट में लिखा है ना। तो अब ये एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो गया। तो ऐप पेरेंट हुआ, टेस्ट उसके अंदर है तो चाइल्ड हो गया। ठीक, लेट्स सी। तो ये दिस इज अ टेस्ट कंपोनेंट कहां से आ रहा है? टेस्ट से। और ये क्या है? ये ऐप से आ रहा है। क्लियर हो गई कहानी? ये कहानी क्लियर हो गई तो बस भाई रिएक्ट इससे आगे बहुत आसान है। अब आखिरी पॉइंट डिस्कस करके बंद करता हूं इसको। ये है जावास्क्रिप्ट और इसके अंदर है XML। दोनों को मिलाएं तो हम इसको कहते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट XML। ठीक, दिस इज कॉल्ड। तो अब इसको मैं ना XML कहूंगा ना जावास्क्रिप्ट कहूंगा, क्या कहूंगा? JSX। दैट्स इट। क्लियर? कल यहां से आगे चलेंगे।